चलिए, आज बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की। एक ऐसा एम्पायर जिसने इस सब कॉन्टिनेंट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के भारत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अपने पीक पर मौर्य साम्राज्य 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। मतलब पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक सब कुछ इसी साम्राज्य का हिस्सा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज से 2300 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक ही परिवार ने इतने बड़े और इतने डाइवर्स इलाके को न सिर्फ जीता बल्कि उस पर राज कैसे किया। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य की कहानी महत्वाकांक्षा, जबरदस्त लड़ाइयों और एक शानदार स्ट्रैटेजी की कहानी है। देखिए, मौर्यों से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सब आपस में ही सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। इस उथल पुथल के बीच एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक कर सके। और वो लीडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। अपने जीनियस सलाहकार चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने न सिर्फ उस वक्त के सबसे ताकतवर नंद वंश को हराया, बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। मतलब सब कॉन्टिनेंट में ग्रीक विस्तार पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन चंद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ तलवार के दम पर जीता गया साम्राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। एक लंबे समय तक चलने वाले एम्पायर के लिए कुछ और चाहिए था, और वो थी दूर की सोच, यानी विजन। और देखिए उन्होंने क्या किया। अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही अपना रिश्तेदार बना लिया। सेल्यूकस की बेटी से शादी करके उन्होंने न सिर्फ शांति कायम की, बल्कि काबुल और कंधार जैसे बेहद जरूरी इलाके भी हासिल कर लिए। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने उनकी सीमाओं को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तो अब कहानी में एंट्री होती है साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक की, चंद्रगुप्त के पोते की। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे नाटकीय बदलावों में से एक मानी जाती है। अशोक की कहानी में एक अजीब सा विरोधाभास है। उन्होंने अपनी शुरुआत एक क्रूर शासक के तौर पर की, जिसने सिंहासन के लिए अपने ही 99 भाइयों का खून बहा दिया था। लेकिन यही शासक आगे चलकर दुनिया में अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक बना। तो सवाल यह है कि ये अविश्वसनीय बदलाव आया कैसे? ये बदलाव सिर्फ एक घटना की वजह से आया, कलिंग का युद्ध। अपनी ताजपोशी के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर हमला किया। जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत इतनी भयानक थी। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस युद्ध के मैदान ने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनके खुद के शिलालेख, जिन्हें हम रॉक एडिक्ट्स के नाम से जानते हैं, आज भी उनके उस गहरे दुख और पछतावे की गवाही देते हैं। उन्होंने उस दर्द को महसूस किया जो उनकी वजह से दूसरों को मिला था। और उसी दिन उस क्रूर अशोक की मौत हो गई और एक नए अशोक का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी सब कुछ जीतने की पॉलिसी को एक नई पॉलिसी से बदल दिया, जिसे धम्म कहा गया। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड था, एक जीने का तरीका था जो पूरे साम्राज्य को एक साथ जोड़ सकता था। उन्होंने जानवरों की बलि पर रोक लगा दी, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, हर धर्म की इज्जत करने की बात कही और अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि ये बातों को साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाएं। लेकिन देखिए, एक सम्राट चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, वो अकेले इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकता। मौर्यों की असली ताकत छिपी थी उनके अविश्वसनीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एक हाईटेक मशीन की तरह था, एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर जो सीधा सम्राट से शुरू होकर 100 गांव के क्लस्टर तक जाता था। हर लेवल पर जवाबदेही तय थी, जिससे पूरे साम्राज्य पर एकदम मजबूत कंट्रोल बना रहता था। उनकी ब्यूरोक्रेसी तो कमाल की थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्री और सुपरिंटेंडेंट थे। जैसे समाहर्ता आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह रेवेन्यू संभालता था, सीताध्यक्ष सरकारी खेतीबाड़ी देखता था, और सेनापति तो जाहिर है सेना का प्रमुख था। और इस पूरी मशीन को चलाने वाला ईंधन था इंफॉर्मेशन। मौर्यों के पास गुड़ पुरुष यानी सीक्रेट एजेंट्स का एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क था, जो पूरे साम्राज्य से खुफिया जानकारी इकट्ठा करके केंद्र तक पहुंचाते थे। इसी के दम पर सम्राट किसी भी विद्रोह को पनपने से पहले ही कुचल देते थे और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते थे। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि हमें यह सब आखिर पता कैसे चला। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, ये सब कुछ 2300 साल पहले हुआ था। हमें अशोक के मन की बातें या चंद्रगुप्त की सीक्रेट डील्स के बारे में इतनी बारीक डिटेल्स कैसे मालूम है?
जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने था, लेकिन सदियों तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। अशोक ने अपने धम्म के संदेशों को पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाया था, लेकिन जिस स्क्रिप्ट यानी ब्राह्मी लिपि में वो लिखे गए थे, उसे लोग वक्त के साथ भूल गए। 2000 साल से भी ज्यादा ये पत्थर खामोश रहे, उनके राज उनमें ही दफन रहे। फिर साल 1837 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने आखिरकार इस कोड को क्रैक कर ही लिया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर दिया। वो एक इनक्रेडिबल मोमेंट रहा होगा। अचानक से पत्थर बोलने लगे। अब ये सिर्फ किताबों या कहानियों की बातें नहीं थी, ये खुद सम्राट अशोक की आवाज़ थी, जो हजारों साल का सफ़र तय करके हम तक पहुंच रही थी। अपने युद्धों के बारे में, अपने पछतावे के बारे में और शांति के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में बता रही। मौर्यों ने पत्थर में एक विरासत छोड़ी। उन्होंने एक आइडिया छोड़ा कि एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों से भी चलाया जा सकता है। उनका संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज ऐसी कौन सी विरासत बना रहे हैं जो आने वाली सदियों तक कायम रहेगी।